दोस्तों, सेवा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम नए चैप्टर के साथ ध्वनि। और अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लग रही हैं और तो अपने दोस्तों तक, अपने भाई बहनों तक इनको ज़रूर शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, जिससे हम आपको ऐसी अच्छी वीडियो ला सकें। तो नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ध्वनि। ध्वनि है क्या? ध्वनि ऊर्जा का एक फॉर्म होता है। ऊर्जा ही, ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा ही है। ठीक है। ध्वनि ऊर्जा का ही एक रूप है जो वस्तुओं के कंपन से उत्पन्न होती है। कैसे? कंपन से, वाइब्रेशन से उत्पन्न होती है। कंपन से आघात उत्पन्न होते हैं। जैसे हम किसी चीज़ में आघात से कंपन, आघात से किसी चीज़ को मारेंगे तो वहाँ से कंपन स्टार्ट होंगे और उनसे, और ध्वनि क्या है? माध्यम में गति करती है। और जो इसके कंपन होते हैं वो माध्यम में, जो कण होते हैं वो माध्यम में गति करते हैं और वहीं से क्या होती है? ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि की गति होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो जाती है। ध्वनि का संचरण, ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। मतलब वैक्यूम में, निर्वात में वो गति नहीं करी, उसके लिए माध्यम चाहिए। और ध्वनि की तरंगें कौन सी होती है? अनुदैर्घ्य प्रकार की होती है, मतलब समांतर होती हैं, लंबवत नहीं होती, समांतर होती है। उच्च दाब क्षेत्र संपादन से विरलन निम्न दाब क्षेत्र मिलकर ध्वनि बनाते हैं। एक उच्च दाब क्षेत्र होगा और एक निम्न दाब क्षेत्र होगा। उच्च दाब क्षेत्र, निम्न दाब क्षेत्र, इस प्रकार से मिलके एक पूरी साइकिल बनती है और उससे ध्वनि उत्पन्न होती है जो माध्यम में संचरित होती है। माध्यम के कण, ये इंपॉर्टेंट है, माध्यम के कण निकटवर्ती कण में गति या कंपन उत्पन्न करते हैं। माध्यम के कण जो होते हैं वो अपना जो पड़ोसी जो कण होगा, जैसे ये कण है, जो अपने पड़ोसी कण में क्या करेगा? कंपन उत्पन्न होगा। वो कंपन अपने पड़ोसी में, पड़ोसी कण में करेगा, वो अपने पड़ोसी में। इस प्रकार से विश्चोम आगे चलते हैं। गति, कण गति नहीं करते, विश्चोम आगे करते हैं, स्वयं विरामावस्था में आ जाते हैं। इसी प्रकार गति अन्य कणों में उत्पन्न होती है। कण स्वयं आगे नहीं बढ़ते, उनके विक्षोभ, उनके जो कंपन होते हैं वो आगे बढ़ते हैं। इसलिए ध्वनि तरंग, ध्वनि को तरंग रूप में माना जा सकता है। और ये कौन सी होती है? यांत्रिक तरंगें होती हैं। माध्यम के कणों का कुल विस्थापन कितना होता है? 0 होता है। कण तो एक जगह दूसरी जगह ट्रैवल करते ही नहीं है, ट्रैवल नहीं करते हैं, तो उनका क्या होगा? विस्थापन कुल 0 रहेगा। निर्वात में ध्वनि का संचरण शून्य होता है। निर्वात में नहीं, ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाती है। इसीलिए जो चंद्रमा और जो अंतरिक्ष जो होता है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण वहाँ पर सुनाई नहीं देता है। ये मनुष्य के जो पुरुष के वाक्तंत्र थोड़े बड़े होते हैं, इसलिए उनकी आवाज़ थोड़ी भारी होती है। महिला के थोड़े छोटे होते हैं, इसलिए उनकी आवाज़ थोड़ी पतली होती है। और जो बच्चे होते हैं उनके बहुत छोटे होते हैं, इसलिए उनकी आवाज़ और पतली होती है। इसलिए भिन्न भिन्न वोकल कॉर्ड के वजह से क्या होते हैं? उनकी ध्वनियाँ अलग अलग होती हैं। यह है महिला का, पुरुष का 20 mm का, महिला का 15 mm का। देखिए दोनों के वोकल कॉर्ड में अंतर होता है, इसलिए उनकी वॉइस में भी अंतर होता है। इस प्रकार से कण जो वाइब्रेशन करके आगे बढ़ते हैं। ये अंतरिक्ष यात्री है, एस्ट्रोनॉट है, ऊपर चिल्ला रहा है लेकिन वो आवाज़ एक संचरण कर ही नहीं है, मतलब वो जा ही नहीं रही एक जगह दूसरी जगह, क्योंकि वहाँ पर माध्यम नहीं है। ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और यहाँ पर वायुमंडल में, अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होने के कारण वहाँ पर आवाज़ सुनाई नहीं देती है। इस चीज़ को ध्यान रखना। अब ये कैसे यात्रा करते हैं? संपीड़न, एक हाई प्रेशर क्षेत्र बनता है, एक लो प्रेशर क्षेत्र बनता है, फिर हाई प्रेशर, फिर लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, ऐसे ही वो आगे बढ़ती जाती है। ध्वनि तरंगों का संचरण अनुदैर्घ्य प्रकार का होता है। माध्यम के कण स्वयं आगे नहीं बढ़ते, केवल उनके विक्षोभ, उनके डिस्टर्बेंस आगे बढ़ते हैं। ये बात ध्यान रखना, खुद कण गति नहीं करते, उनके विक्षोभ आगे बढ़ते हैं। ये जो सारी पीपीटीज आपको बनाई जा रही है, यहाँ से सारा मटेरियल लिया जा रहा है, सारा का सारा आपके एनसीईआरटी बुक से ही लिया जा रहा है। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ें, यहाँ से क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाएगा, यहीं से क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। इसके बाद हम प्रैक्टिस क्लास भी लेके आएंगे। नेक्स्ट, विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल। अब सभी माध्यमों में ध्वनि की चाल समान नहीं होती है। ध्वनि की चाल प्रत्यास्थता के ऊपर, जितनी ज़्यादा प्रत्यास्थता होगी उतनी ही ज़्यादा क्या होगी? ध्वनि की चाल होगी। प्रत्यास्थता ठोसों में सबसे ज़्यादा होती है, द्रव में उससे ज़्यादा, उससे कम, और गैसों में सबसे कम होती है। तो ध्वनि की जो चाल होती है ठोसों में सबसे ज़्यादा होती है फर्स्ट नंबर पर, दूसरे नंबर पर द्रव में, और तीसरे नंबर पर गैस में। ये कुछ एक चीज़ जो आपको याद करनी है, जैसे एल्युमिनियम में कितनी होती है? 6420। उसके बाद स्टील, उसके बाद होता है तीसरे नंबर पर आता लोहा। ये 3 तो आपको याद करनी है। ठोस में, द्रव्य में आप एक तो समुद्री जल याद कर लेना, और एक नॉर्मल जल में 1400 कुछ के समथिंग होता है, ये दोनों याद कर लेना आप। और वायु जो गैस होती है उसमें आप
346, ये तो आपको याद हो ही जाएगा 346 होता है। तो सबसे ज़्यादा ठोसों में सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम में, एल्युमिनियम के बाद स्टील, स्टील के बाद लोहा, फिर हमारे नॉर्मल जल में कम होती है और समुद्री जल में ज़्यादा होती है, उसके बाद वैक्यूम में वायुम होती है। ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल को किसमें, चाल को मीटर पर सेकंड में ही मेजर करते हैं। देखो प्रत्यास्था ठोस, फिर द्रव, फिर गैस में होती है, और गति की जो होती है गतिक्रम ठोस द्रव गैस में होता है। ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है। देखो एनसीईआरटी में अगर कोई चीज़ दी हुई है तो वो आंकड़े आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उनको याद करना पड़ेगा आपको। एल्युमिनियम ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम में होती है। आपको ये 4 दे देंगे, पूछेंगे सबसे ज़्यादा किस में होती है, इस पर क्वेश्चन दे लेंगे। निकल, स्टील और लोहा, ये 4 तो आपको याद करने हैं। ओके, उसके बाद आपको समुद्री जल और अपना नॉर्मल जल, ये दोनों याद करने हैं। 1531, 1498, और यहाँ से आप एक वायु को याद कर लेना 346। ठीक है, ये 4 चीज़ आपको 3 और 2 5 6 तो आपको याद करने हैं। एल्युमिनियम, निकल, स्टील, उसके बाद आपको लोहा, आयरन, लोहा, उसके बाद जल, समुद्री जल और नॉर्मल जल, और एक आपको करना है वायु। ये आपको याद रखने ही हैं। अब ध्वनि की चाल को प्रभावित करने वाले कारक, कुछ कारक होते हैं जिनकी वजह से ध्वनि की चाल ज़्यादा और कम होती है। तापमान, तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 0 बढ़ने पर 0.61 मीटर पर सेकंड चाल क्या होती है, बढ़ जाती है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड भी अगर तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकंड से बढ़ जाएगी। 0 डिग्री पर 331 होती है, 22 डिग्री पर 344 जो हमारा नॉर्मल होता है, इसलिए हम 346 मीटर पर सेकंड ध्वनि की चाल लेके चलते हैं। आर्द्रता, आर्द्रता जैसे बढ़ेगी ध्वनि की चाल बढ़ती जाती है, जैसे क्योंकि सर्दियों में ध्वनि की चाल ज़्यादा होती है गर्मियों की बजाय आर्द्रता के कारण। समान ताप पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये बात ध्यान रखना। अगर ताप समान है, टेम्परेचर समान है तो दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तापमान बढ़ने पर बढ़ेगी, आर्द्रता बढ़ने पर बढ़ेगी, लेकिन अगर ताप समान है, अगर टेम्परेचर समान है तो उसका प्रेशर का, दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ध्वनि की चाल वायु में 332 मीटर पर सेकंड होती है। इसको हम जब टेम्परेचर बढ़ता है तो 346 तक लेके चलते हैं। ठीक है, उसके बाद ध्वनि की चाल प्रकाश की तुलना में कम होती है, मतलब प्रकाश की, लाइट की ज़्यादा होती है, लाइट की ज़्यादा होती है। इसी कारण से पटाखे या फिर जो बिजली गिरती है उसमें हमें रोशनी पहले दिखाई देती है, चमक पहले दिखाई देती है, और सुनाई उसका साउंड बाद में सुनाई देता है। पहले हमें चमक दिखेगी पटाखे की, एकदम लाइट दिखेगी, लाइट के बाद हमें वो दिखेगी। जो प्रकाश की तरंगें होती है वो ज़्यादा, मतलब उनको तेज ट्रैवल करती हैं। ध्वनि की चाल माध्यम के ताप पर निर्भर करती है, ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, ये हमने पढ़ लिया है। सर्दियों के बजाय गर्मियों के बजाय सर्दियों में ज़्यादा दूर तक सुनाई देता आर्द्रता के कारण, और बारिश के बाद ज़्यादा दूरी तक सुनाई देता आर्द्रता के कारण। अब हम देखते हैं ध्वनि तरंगों के कुछ अभिलक्षण, उनकी प्रॉपर्टीज। देखो ये घनत्व, जैसे जैसे घनत्व बढ़ रहा है, ये गर्त हुआ, सुरंग, गर्त, सुरंग, गर्त, सुरंग। ठीक है, ये पूरी एक क्या होती है, रो होती है। तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य की जो मात्रक होता है वो होता है मीटर। ठीक है, ये ध्यान रखना, मीटर है। 2 क्रमागत संपीड़नों या ब्रलनों के बीच की दूरी, 2 क्रमागत संपीड़नों या ब्रलनों के बीच की दूरी, ये वाली जो होती है, या तो 2 क्रमागत संपीड़न या 2 क्रमागत ब्रलनों के बीच की दूरी क्या होती है, तरंग दैर्घ्य होती है। आयाम क्या होता है, माध्यम के विक्षोभ का अधिकतम विस्थापन, माध्यम के विक्षोभ का जो अधिकतम विस्थापन होता है ये होता है आयाम। ठीक है, आयाम ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो ध्वनि क्या हो जाएगी, मोटी हो जाएगा, आयाम कम होता जाएगा, पतली होती जाएगी। आवृत्ति, एकांक समय में किए गए कंपनों की संख्या, एकांक समय में कितने कंपन कर रही है। आवृत्ति का मात्रा क्या होता है, हर्ट्ज होता है, या फिर होता है प्रति सेकंड, या फिर क्या होता है, प्रति सेकंड, 1/सेकंड होता है। आवर्तकाल, एक दोलन पूरा करने में लगा समय, आवर्तकाल का मतलब क्या होता है, टी होता है। तो तरंग दैर्घ्य के, वो ध्वनि के हमने तरंग के 4 लक्षण पढ़े, तरंग दैर्घ्य, आयाम, आवृत्ति और आवर्तकाल। तरंग दैर्घ्य का मात्रक मीटर, आयाम, आवृत्ति का मात्रक प्रति सेकंड, हर्ट्ज जो होता है इसका, और आवर्तकाल हमने देख लिया। अब इन देखते इनसे हमें क्या क्या फर्क पड़ते हैं वो हम देखते हैं आगे। तरंग वेग, एक देख लेते तरंग वेग, तरंग वेग का इसका एक फॉर्मूला है, वो भी हम देखेंगे। तरंग के किसी एक बिंदु
जैसे कि एक संपीड़न या विरलन द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी। एक संपीड़न या एक विरलन द्वारा एकांक समय में जो तय की गई दूरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? तरंग वेग बोलते हैं। तरंग वेग का समीकरण क्या होता है? न्यू बराबर लैम्डा इंटू बी। वी वेग बराबर, ये है वी वेग बराबर लैम्डा इंटू न्यू। ये क्या होता है? आवृत्ति। ठीक है, और वी बराबर लैम्डा इंटू टी। वी बराबर लैम्डा इंटू टी होता है। यदि आवृत्ति 2 किलोहर्ट्ज तथा तरंग दैर्घ्य 35, ये एनसीईआरटी का है आपकी का, तो इसे याद करना है, मतलब देखना है इसको। आवृत्ति दे रखी है, न्यू दे रखा है आपको, तरंग दैर्घ्य दे रखी है, लैम्डा दे रखी है, और आपको डिस्टेंस 1.5 किलोमीटर तय करनी है। ठीक है, मतलब तो आपको उसमें समय निकालना है। तो वेग हम निकाल लेंगे। वेग क्या होता है? लैम्डा इंटू न्यू। लैम्डा कितना दे रखा है? 35 सेंटीमीटर, मीटर में बदलेंगे 3.5 मीटर आ जाएगा, और ये किलो हर्ट्ज आ जाए, हर्ट्ज में बदलेंगे 2000 हर्ट्ज हो जाएगा। कितना हो जाएगा? लैम्डा इंटू न्यू 700 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। समय टी, दूरी बटे वेग, टोटल कितनी दूरी उसने तय की है? लैम्डा दूरी। लैम्डा दूरी कितना हो, वो दूरी कितनी है? 1.5, और वेग कितना है? यहाँ पर वेग है 700। ये मीटर में, इसको मीटर में बदलेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे, तो ये क्या हो जाएगा? कट पिट के यहाँ पर आ जाएगा 2.1 सेकेंड। 2.1 सेकेंड में ये इस 1.5 किलोमीटर की दूरी को तय कर लेंगे। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। न्यू बराबर लैम्डा इंटू, सॉरी बी बराबर लैम्डा इंटू न्यू, मतलब वेग बराबर तरंग दैर्घ्य इंटू आवृत्ति। वेग बराबर क्या है? तरंग दैर्घ्य इंटू आवृत्ति। इस वीडियो को आप बार बार देखेंगे तो आपको ये चीज़ें वैसे ही याद हो जाएंगी। डायग्राम वगैरह से बहुत अच्छे से हम इस पीपीटी को लेकर आए तो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होंगे। तारत्व और प्रबलता। तारत्व मतलब तो पिच। पिच जो हमारी होती है आवृत्ति पर निर्भर करती है, कितनी तेज है, पिच कितनी है। मच्छर की उच्च तारत्व होता है, ठीक है, और जो शेर का होता है उसका लो तारत्व होता है। ठीक है, प्रबलता आयाम पर निर्भर करता है। किस पर? आयाम पर। मृदु ध्वनि और ये प्रबल ध्वनि। प्रबलता जिस प्रकार से, प्रबलता जो होती है आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। जो प्रबलता होती है उसके आयाम के वर्ग के समानुपाती। अगर प्रबलता को 2 गुना करेंगे तो आयाम कितना हो जाएगा? नहीं, आयाम को 2 गुना करेंगे तो प्रबलता 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, देखो ये कुछ प्रॉपर्टी है, उनको देख ले। तीव्रता, 1 सेकंड में 1 अंक क्षेत्रफल से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। निम्न तारत्व की ध्वनियों की आवृत्ति कम व उच्च तारत्व की ध्वनियों की आवृत्ति अधिक होती है। मृदु ध्वनियों का आयाम कम होता है व प्रबल ध्वनियों का आयाम अधिक होता है। मृदु ध्वनियों का आयाम कम होगा, प्रबल ध्वनियों का आयाम ज़्यादा होगा। प्रबलता यह तीव्रता और आयाम पर निर्भर करती है। इसको किस में नापते हैं हम? डेसिमल में। प्रबलता जो होती है, प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों के आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। यदि आयाम को 2 गुना कर दिया जाए तो प्रबलता कितनी हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी। तारत्व, पिच, जिसकी वजह से हमारी जो ध्वनि है वो मोटी और पतली सुनाई देती है, जिसके कारण ध्वनि, ये ध्वनि है, ध्वनि बारीक या मोटी सुनाई देती है। यदि यह ध्वनि के आवृत्ति पर निर्भर करती है, उच्च आवृत्ति की ध्वनि का तारत्व ऊंचा और ध्वनि बारीक सुनाई देती है। ढोल मंद आवृत्ति से कंपन होता है, इसलिए कम तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है, जबकि सीटी जो होती है उसकी आवृत्ति अधिक होती है, इसलिए अधिक तारत्व की। आवृत्ति ज़्यादा होगी, तारत्व ज़्यादा होगा। आवृत्ति ज़्यादा होगी, तारत्व ज़्यादा होगा। आवृत्ति कम होगी, तारत्व भी कम होगा। मच्छर की भिनभिनाहट का तारत्व ज़्यादा होता है। शेर की जो वो होती है, धाड़ होती है, उसका तारत्व कम होता है, इसलिए मच्छर की ध्वनि दुर्बल जबकि शेर की धाड़ प्रबल होती है। पक्षी उच्च तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करते हैं, ठीक है, और ध्वनि दुर्बल होती है इनकी। देखो नेक्स्ट, गुणवत्ता, वह गुण जिसके आधार पर 2 समान तारत्व तथा समान प्रबलता की ध्वनि में हम विभेद करते हैं, अंतर करते हैं। WHO ने 75 डेसिबल से ऊपर की जो ध्वनि है उसको हमारे लिए खतरनाक माना है, और हम 150 डेसिबल से ऊपर की जो ध्वनि उससे तो हम पागल ही हो सकते हैं। आवृत्ति, ध्वनि की तीक्ष्णता या तारत्व पर निर्भर करती है। ध्वनि बूम का होता है, बूम, ध्वनि बूम, सोनिक बूम, जब कोई पिंड की जो चाल होती है वो ध्वनि की चाल से ज़्यादा हो जाए,
पिंड की जो चाल होती है वो ध्वनि की चाल से भी ज़्यादा, हमारी स्पीक उसकी चाल से ज़्यादा हो जाए। ध्वनि की चाल कितनी है? 334 किलोमीटर प्रति सेकंड, यहाँ पर 346 22 डिग्री पर मीटर पर सेकंड है। अगर इससे ज़्यादा हो जाएगी, इससे ज़्यादा हो जाएगी किसी पिंड की चाल, तो उसे क्या बोलते हैं? ध्वनि बूम कह देंगे, सोनिक। ये कहाँ होती है? जैसे हमारी गोली जो चलती है रिवॉल्वर की, वो या फिर जेट जो प्लेन चलते हैं उनकी इससे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट देखो, तीव्रता ध्वनि के आयाम पर निर्भर करती है। आयाम अधिक होने पर तीव्रता अधिक हो जाती है और ध्वनि दूर तक सुनाई देती है। ध्वनि दूर तक सुनाई देती है। शेर की दहाड़, हॉर्न की तीव्रता ज़्यादा होती है। देखो, आवृत्ति बढ़ेगी, आवर्तकाल घटेगा। आवृत्ति और आवर्तकाल ये दोनों के रेसिप्रोकल होते हैं, क्योंकि आवर्तकाल का मात्रक होता है टाइम, सम सेकंड, और आवृत्ति का होता है प्रति सेकंड, हर्ट्ज। देखो, इसको थोड़ा सा याद रखना इंपॉर्टेंट है, इससे आपके बहुत सारे ध्वनि के जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। प्रबलता बढ़ेगी, आवृत्ति घटेगी, तारत्व भी घटेगा और ध्वनि क्या हो जाएगी? मोटी हो जाएगी। ये तारत्व, तारुआ घटेगा, मोटी हो जाएगी। तारुआ बढ़ेगा, पतली हो जाएगी। अब प्रबलता बढ़ेगी तो ध्वनि मोटी हो जाएगी। ओ, प्रबलता बढ़ रही है। प्रबलता के साथ आयाम भी बढ़ेगा, आयाम बढ़ेगा, ध्वनि मोटी हो जाएगी। प्रबलता घटेगी, आयाम भी घटेगा, आवृत्ति बढ़ेगी, तारत्व बढ़ेगा, 1 सेकंड में ज़्यादा इस प्रकार से ज़्यादा कंपन करेगी। और इनमें तारुआ बढ़ेगा तो ध्वनि मंद और पतली हो जाएगी। ध्यान रखना, ऐसे याद रखो, पी 80, पी बढ़ेगा 80 घटेगा, पी घटेगा 80 बढ़ेगा। पी बढ़ेगा, प्रबलता बढ़ेगी, ध्वनि मोटी हो जाएगी। पी घटेगा, प्रबलता घटेगी, ध्वनि पतली हो जाएगी। प्रबलता के रेसिप्रोकल क्या होते हैं? आवृत्ति और तारत्व होते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट देखते हैं ध्वनि तरंग। अब तक हमने ध्वनि के बारे में पढ़ा, अब ध्वनि तरंग पढ़ते हैं। ध्वनि 3 प्रकार की तरंग होती है। ध्वनि तरंग अश्रव्य तरंगे, श्रव्य तरंगे और पराश्रव्य तरंगे। अश्रव्य तरंगे क्या होती है? इंफ्रासोनिक ध्वनि तरंगे होती है। अश्रव्य होती है कुत्ता और बिल्ली। देखा होगा ना आपने, कुत्ता और बिल्ली हमारे छोटे छोटे, हम धीरे धीरे कदमों पर आते तब एकदम वो जग जाते, एकदम हो जाते, एकदम भाग जाते हैं, और बिल्ली तो पकड़ी नहीं जाती है, बिल्कुल आप धीमे धीमे चल रहे, क्योंकि वो 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि होती है ना, उनको भी वो सुन लेती हैं, उन कंपनों को भी सुन लेती हैं। देखो, सबसे पहले जब भूकंप वगैरह आता है तो वो ही भागती हैं तुरंत की तुरंत। तो भूकंप में 20 हर्ट्ज से कम की होती है, तो कुत्ता बिल्ली तुरंत भागने लग जाते हैं भूकंप वगैरह आने से। तो 20 हर्ट्ज से कम की कुत्ता बिल्ली और ये सुनते हैं। श्रव्य तरंगें होती है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की जो होती हैं, वो श्रव्य तरंग, उनमें मानव सुनते हैं। और 20,000 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा की जो होती है, 20,000 हर्ट्ज या फिर 20 किलो हर्ट्ज से अधिक की जो होती हैं, उन्हें बोलते हैं पराश्रव्य तरंग में, सोनिक, अल्ट्रासोनिक तरंगे। उनसे क्या होता है? ब्लू व्हेल, चमगादड़ जो अपनी चीख निकालती है ना, अपना साउंड निकालते हैं, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होता है। ठीक है, उसी के कारण वो चल पाती है, क्योंकि चमगादड़ क्या करती है? उसको निकालती है, वो वहाँ से ध्वनि प्रतिध्वनि के रूप में वापस आती है, और वापस आती है तो टकराती है, और वो टकरा के आती है तो उससे वो दूरी का मापन करती है, कितनी दूर है वो। इसको हम आगे पढ़ने वाले भी हैं। इंफ्रासोनिक, हाथीता, व्हेल, भूकंप, ये सभी इस पर निर्भर करते हैं। पराश्रव्य जो होती है चमगादड़ और डॉल्फिन, इनसे सुनते हैं। और इनके उपयोग क्या है? जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की होती है, रुधिर रहित ऑपरेशन करने में, इनको आपको याद रखना है। ट्यूमर का पता लगाने में, कैंसर के इलाज के लिए होती हैं, जीवाणु कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए, और कोहरा तथा धुंध को समाप्त करने के लिए, जिससे वायुयान उतर सके। इस प्रकार इन किरणों का यूज किया जाता है। कीमती कपड़ों की धुलाई करने में, समुद्र की गहराई का पता लगाने में हम इन किरणों का क्या करते हैं? यूज करते हैं। किनका? पराश्रव्य तरंगों का, पराश्रव्य तरंगों का यूज करते हैं। सोनार जो होती है हमारी, जो समुद्र की दूरी, दिशा, और हमारे यान होते हैं, शिप जो होते हैं, उनकी चाल को मापने में जो काम लिया जाता है सोनार, उसमें भी पराश्रव्य तरंगों का, अल्ट्रासोनिक तरंगों का यूज किया जाता है। ईसीजी में, सोनोग्राफी में इन तरंगों का यूज किया जाता है। मेडिकल क्षेत्र में किया जाता है, कपड़ों पर धुलाई में किया जाता है, ट्यूमर का पता लगाने में किया जाता है, कोहरे वगैरह को साफ करने में किया जाता है। और पराश्रव्य तरंगों का कौन से जंतु यूज करते हैं? डॉल्फिन्स होती है या चमगादड़ होती है, वो इनका यूज करते हैं। चमगादड़ कैसे सुनती है, इसको हम आगे पढ़ेंगे।
अश्रव्य तरंगे 20 हर्ट्ज से कम की, श्रव्य तरंगे 20 से 20 किलो हर्ट्ज तक की, और 20,000 हर्ट्ज 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की होती है पराश्रव्य तरंगे जो होती हैं। ये व्हेल और चमगादड़ पराश्रव्य तरंगों से, जो मानव वो है वो श्रव्य तरंगों से 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की, और ये जो होते हैं अश्रव्य तरंगों से कुत्ता बिल्ली वगैरह सुनते हैं। अब हम दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको पढ़ेंगे, एक तो ध्वनि का परावर्तन और एक होता है प्रतिध्वनि वापस आना। देखो परावर्तन जो होता है वो प्रकाश का आपने परावर्तन पढ़ा है, सेम ऐसे ही होता है, बस फर्क क्या होता है, जैसे अभी देखो जब हम बोल रहे हैं ध्वनि, जब हम बोल रहे हैं तो इस दीवार के पार भी कोई होगा, वो भी हमारी ध्वनि को सुन सकता है, लेकिन जो लाइट होती है वो तो इस दीवार के पार नहीं जाती है। तो एक्चुअली में होता है हमें ध्वनि का परावर्तन इसलिए हमें दिखाई नहीं देता है, इसलिए हमें महसूस नहीं होता है, क्योंकि वो हमारी दूसरी साइड में होता है, क्योंकि ध्वनि के परावर्तन के लिए अपेक्षाकृत बड़ी दीवार चाहिए, बड़े कोने चाहिए, इसलिए ध्वनि के परावर्तन के लिए। और प्रकाश के परावर्तन के लिए छोटे कोने, तीक्ष्ण कोनों से प्रकाश का परावर्तन हो जाता है, मुड़ जाता है प्रकाश, ठीक है। इसलिए प्रकाश की तरह ध्वनि भी ठोस या द्रवों की सतह से परावर्तित होती है, परावर्तक नियमों का पालन करती है। परावर्तन के वही नियम होते हैं कि लंबवत होता है, परावर्तक सतह पर खींची गई अभिलंब ध्वनि के अपने होने की दिशा, मतलब परावर्तित होने की दिशा परावर्तन होने की दिशा के बीच बना कोण समान होता है, मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। पहली बात तो याद रखना, एक ही तल में होते हैं, एक ही तल है, इसी में होंगे। ध्वनि तरंगों के परावर्तन के लिए बड़े आकार के अवरोधक की आवश्यकता होती है। मतलब जैसे हम देखते हैं ना, कभी कभी आप बोलोगे तो जो वहाँ से वापस आती है ध्वनि पहाड़ों से और उनसे वहाँ पर गूंजती है, वो परावर्तन ही होता है। इसलिए वहाँ पर हमें बड़े वो चाहिए, हमारे कमरों वगैरह में तो नहीं वो गूंजता है, वहाँ पर गूंजता है। कुएं में आवाज़ का पुनः सुनाई देना, कमरे में आवाज़ का गूंजना और वो करना, इस प्रकार से होती है। परावर्तन के उपयोग क्या होते हैं, मेगाफोन में, लाउड स्पीकर में, स्टेथोस्कोप से इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। हॉल की छतों को वक्राकार बनाया जाता है जिससे कि परावर्तन के पश्चात ध्वनि हॉल के सभी भागों में हो जाए, इस प्रकार से बनाया जाता है जैसे ऐसे टकराते हुए वो पूरे उसमें पहुंच जाए। और इसका यूज भी क्या करते हैं, जैसे इस कोने से दूसरे कोने तक हमें ध्वनि लेके जानी, तो परावर्तित होकर वो दूसरे कोने तक चली जाती है, इसलिए हम परावर्तन का यूज करते हैं। ध्यान रखना, परावर्तन के लिए बड़े उनकी आवश्यकता होती है, शिलालेखों की, या फिर बड़े अवरोध की आवश्यकता होती है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं प्रतिध्वनि, इको। इसको क्या बोलते हैं, इको बोलते हैं। अभी तक हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा था, वापस आना, अभी पढ़ते हैं प्रतिध्वनि, इको। अवरोध से टकराने के पश्चात ध्वनि उसकी उसी दिशा में परावर्तित हो जाती है। परावर्तन तो क्या होता है, ध्वनि का मुड़ना, ध्वनि का किसी उससे टकराने के बाद मुड़ जाना, ये तो होता है परावर्तन, रिफ्लेक्शन। और प्रतिध्वनि क्या होती है, ध्वनि ऐसे गई, यहां से टकराई और वापस इस प्रकार से ही आ गई, रिवर्स होके आना, ये क्या होता है, प्रतिध्वनि होती है। मानव मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग 0.1 सेकंड तक बन रहती है। हम बोलते हैं वो 0.1 सेकंड तक हमारे अंदर वो चीज़ गूंजती है, इसलिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच कम से कम 0.1 सेकंड का समयांतराल होना चाहिए। इससे कम होगा तो हमें सुनाई नहीं देगा, मतलब वो गड़बड़ हो जाएगा। 0.1 सेकंड में ध्वनि द्वारा जो होती है, ध्वनि द्वारा कितनी दूरी तय कर ली जाती है, 34.4, क्योंकि ध्वनि की स्पीड क्या होती है, 344 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में कितनी जाएगी, तो 0.1 सेकंड में कितनी चल जाएगी, 34.4 मीटर वो दूरी तय कर लेगी। अतः प्रतिध्वनि को स्पष्ट सुनने के लिए न्यूनतम दूरी जो होती है भाई, जाएगी और आएगी, दोनों में कितने ट्रैवल कर रही है वो, 34.4। तो प्रतिध्वनि को सुनने के लिए न्यूनतम जो दूरी होनी चाहिए वो 17.2 मीटर तो अवश्य ही होनी चाहिए। तो 1 सेकंड में 34.4 मीटर की दूरी तय की, और न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, 17.2 होनी चाहिए, जिससे हम इको को आसानी से अच्छे से सुन सकें। बादलों की गड़गड़ाहट की ध्वनि कई परावर्तक पृष्ठों जैसे बादल तथा भूमि से बारंबार परावर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न होती है, इसलिए गड़गड़ वो हमें सुनाई देती है। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसमें ये पूछ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं। हम टेस्ट सीरीज लेकर आएंगे, उसमें आपके सारे क्वेश्चन कवर होंगे। मैं पूरी टेस्ट सीरीज आपको वहीं से बनाऊंगा,
एनसीईआरटी से, उससे बाहर आपके क्वेश्चन जाने के चांसेस नहीं होंगे। एक बार डायग्राम से हम समझ लेते हैं परावर्तन तथा प्रतिध्वनि। देखो यहाँ से किरण गई और ये परावर्तित होकर हमारे कानों तक पहुँच गई, इसलिए होगा आपतन कोण, ये बराबर होगा परावर्तन कोण के। तीनों एक ही अविलंब में होंगे। अब इको क्या होती है, ध्वनि गई और जाके उसी क्रम में वापस आ गई। न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, क्योंकि जाने और आने में टोटल दूरी ट्रेवल करेगा वो 0.1 सेकंड में 34.4 मीटर। तो एक साइड की दूरी कितनी होगी, उसकी हाफ कर लो, 17.2 मीटर न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। मूल ध्वनि तो प्रतिध्वनि में अंतर 0.1 सेकंड का, ठीक है, और 0.1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, 34.4। तो न्यूनतम दूरी कितनी चाहिए, 17.2। ये आपको डायग्राम से भी पूरा समझा दिया है। चलिए आगे देखते हैं। एक न्यूमेरिकल है जो आपकी उसी का है, मैंने कहीं बाहर से नहीं ली, सिर्फ एनसीईआरटी से पूरा आपका। तो और एक दो किताब पढ़ी, अगर कुछ भी उनमें एक्स्ट्रा है जो एनसीईआरटी में नहीं है तो हम वहाँ से भी उसको ले रहे हैं, लेकिन एनसीईआरटी में से तो मैंने कुछ छोड़ा नहीं है इसमें। एक मनुष्य किसी खड़ी चट्टान के पास ताली बजाता है, क्लैप करता है चट्टान के पास, उसको प्रतिध्वनि 2 सेकंड के पश्चात सुनाई देती है। ध्वनि की चाल दे रखी है 340 मीटर पर सेकंड। तो चट्टान तथा मनुष्य के बीच की दूरी क्या होगी। देखो ये एक चट्टान है, यहाँ पर किसी ने ताली बजाई, आदमी ने, वो यहाँ से साउंड किया, ट्रैवल किया, फिर वो ट्रैवल वापस आया और कानों में सुनाई दिया। तो हमें ये वाली दूरी निकालनी है। ध्वनि की चाल देख ली, समय देख लिया, तो चली गई दूरी। दूरी क्या होगी, वेग इनटू टाइम, ठीक है। तो वेग क्या होगा 340 मीटर पर सेकंड, टाइम 2 सेकंड, तो क्या हुआ 692 मीटर उनने टोटल ट्रैवल किया। मतलब टोटल ट्रैवल मतलब ये दूरी और ये दूरी दोनों मिलके 692 है। तो टोटल डिस्टेंस की आधी डिस्टेंस हो जाएगी उनके बीच की न्यूनतम दूरी, तो वो क्या हो जाएगी 340 मीटर हो जाएगी। ठीक है, याद रखना, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर बहुत हार्ड पेपर बनाया, बहुत हार्ड पेपर अगर बनेगा तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लग रही हैं तो इसको जरूर लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको साझा करें और उनसे कहें कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें। अब एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट, अनुरणन, रीवाइब्रेशन। रीवाइब्रेशन मतलब बड़े हॉल में ध्वनि का बार बार परावर्तन, बार बार एक से ज़्यादा मतलब कई 1000 बार एक साथ परावर्तन हो जाएगा। तो आवाज़ क्या होगी, गुड 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 ऐसे करने लग जाएगी, रिवाइब्रेट होने लग जाएगी। वो अनुरणन कहलाती है। क्या कहलाती है, अनुरणन कहलाती है, बार बार परावर्तन होना। इसको कम करने, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो हमें सुनाई नहीं देगा। इसको कम करने के लिए क्या है, संपीड़ित फाइबर बोर्ड का उपयोग किया जाता है, हॉल्स वगैरह में ये लगे हुए हैं, और खुरदरे प्लास्टर का यूज किया जाता है जिससे वो इको को कम कर सके, और भारी पर्दे लगाए जाते हैं। और आपकी जो सीटें होती है सिनेमा हॉल की, वो इसलिए ज़्यादा आरामदायक बनाई जाती है, नहीं 2 घंटे वो आपको कैसे बैठा सकते हैं, इसलिए ज़्यादा आरामदायक बनाते हैं, क्योंकि वो जो रिवाइब्रेट होता है ना, जो अनुरणन होता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो समस्या ज़्यादा आता नहीं, इसलिए बनाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पराश्रव तरंगों का हमने उपयोग पहले पढ़ ली थी, ये थोड़ी स्लाइड बाद में लग गई। दोष का पता लगाने में, सफाई करने में, जब चट्टान वगैरह में दोष का पता लगाने में, महंगी चीज़ों की सफाई करने में, महंगे कपड़ों की जला सफाई करने में, अल्ट्रासोनिक में, ईजीसी में, और ट्यूमर्स वगैरह पता लगाने में इसका उपयोग हम करते हैं पराश्रव तरंगों का। देखते हैं सोनार। जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा तथा चाल मापने के लिए पराध्वनिक पराश्रव्य तरंगों का उपयोग सोनार में किया जाता है। माना पराध्वनि संकेतों में प्रेषण तथा अभिग्रहण, जो सुनने वाला है और बोलने वाला है, उनके बीच समयांतराल टी है, और समुद्री जल में ध्वनि की चाल क्या है, v है। तो पिंड की दूरी क्या हो जाएगी, 2d बराबर v इंटू टी हो जाएगी, वेग इंटू समय हो जाएगा। डायरेक्ट ये पूछ सकते हैं। इस सोनार हुआ, पूरी जो फुल फॉर्म होगी साउंड नेविगेशन रेंजिंग। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कि ये दूरी d है, तो 2d बराबर v इंटू टी, वेग इंटू समय, जो समुद्री जल में वेग है और इंटू कितना समय अंतराल है वो है। उपयोग पानी की गहराई नापने में, पनडुब्बी और डूबे हुए जहाजों का पता लगाने में। नेक्स्ट देखते हैं डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट आपने पढ़ा होगा, डॉपलर इफेक्ट जरूरी है, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अगर इस चैप्टर में से अगर आया तो यहाँ से बहुत ज़्यादा संभावना होंगी।
रेलगाड़ी का इंजन सीटी बजाते हुए श्रोता के निकट आता है तो इसकी ध्वनि बड़ी तीखी, जब निकट आता है तो इसकी ध्वनि तीखी सुनाई देती है, आप ये महसूस करेंगे, और अधिक आवृत्ति की सुनाई देती है। लेकिन जब दूर जाता है, उसको पार करके दूर जाता है तो ध्वनि मोटी तथा कम आवृत्ति की सुनाई देती है। ठीक है, पास आएगा तो पतली और दूर जाएगा तो मोटी। मैक संख्या क्या होगी? किसी माध्यम में पिंड की चाल बटे उसी माध्यम में ध्वनि की चाल। किसी माध्यम पिंड की चाल, उसी माध्यम में ध्वनि की चाल। ये डॉपलर इफेक्ट याद रखना। मैक संख्या का यूज क्या किया जाता है? जो वायुयान वगैरह होते हैं इनकी गति को निर्धारित करने में मैक संख्या की यूज की, जो बहुत हाइपरसोनिक जो होती है ना, जो जेट जो होते हैं उनकी गति को मापने में मैक संख्या यूज करते हैं। क्या होता है मैक संख्या का फॉर्मूला? किसी माध्यम में पिंड की चाल, मान लो किसी माध्यम में पिंड की चाल है आपके 700 है, और उसी माध्यम में ध्वनि की चाल, वायु में किसी पिंड की चाल 700 है और ध्वनि की चाल कितनी है? 346 है हमारी। तो मैक संख्या क्या हो जाएगी? 2 पॉइंट कुछ होगी, मतलब 1 से अधिक हो जाएगी। यदि मैक संख्या 1 से अधिक है तो पिंड की चाल पराध्वनिक ध्वनि से ज़्यादा होगी, और मैक संख्या अगर 5 से अधिक है तो अति पराध्वनिक हो जाएगी, मतलब उससे 5 अधिक है, किसी ध्वनि से। जैसे अगर किसी पिंड की जो गति वो 340 है किसी पिंड की माध्यम वायु में, और ध्वनि की चाल की 340 है, तो मैक संख्या कितनी होगी? 1 होगी। मतलब इसकी गति, अगर मान लो कोई कह दे कि एक जहाज है, उसकी जो गति है वो 1 मैक संख्या के बराबर है, तो बताइए उसकी ध्वनि, जो उसकी चाल होगी ध्वनि के बराबर है, कम है, कैसे होगी? तो उसके बराबर होगी। 2 है तो उससे ज़्यादा होगी, 2 गुना होगी। 3 है तो उससे 3 गुना होगी। मतलब किसी माध्यम पिंड की चाल बटे उसी माध्यम में ध्वनि की चाल, इसको क्या बोलते हैं? मैक संख्या बोलते हैं। डॉपलर प्रभाव हमने पढ़ लिया है, जो हम पास आती हुई इंजन जो होता है और एक दूर जाता होता है, हाई पिच जो होती है उसकी वजह से तीखी और तीक्ष्ण सुनाई देती है, और दूर जाते हुए की मोटी सुनाई देती है। सोनिक बूम क्या होती है? पिंड की चाल जब ध्वनि की चाल से ज़्यादा हो जाती है उसको क्या बोलते हैं? सोनिक चाल बोलते हैं। जैसे ध्वनि की चाल 340 है और पिंड की चाल, जेट की चाल कितनी होगी? 700 हो गई, तो क्या होगी? सोनिक बूम हो जाएगा। मैक संख्या पिंड की चाल, उस किसी माध्यम पिंड की चाल, उसी माध्यम में ध्वनि की चाल को क्या बोलते हैं? मैक संख्या बोलते हैं। मैक संख्या 1, 2, 3, 4, 5, अगर 1 है तो ध्वनि की चाल के बराबर होगी, ग्रेटर देन 1 है तो ध्वनि की चाल से ज़्यादा होगी, ग्रेटर देन 1 है तो मैक संख्या ध्वनि की चाल से 1 होगी, और 5 है तो पराध्वनिक होगी वो चीज़ है। ये चीज़ याद रखना। अब लास्ट है ध्वनि प्रदूषण। सामान्य बातचीत हम करते हैं उसमें 60 डेसिबल तक की ध्वनि हम उपयोग में लेते हैं, हम निकालते हैं। 75 डेसिबल तक की जो ध्वनि है वो WHO के अनुसार क्या है? हानिकारक होती है। लेकिन 80 डेसिबल तक की जो ध्वनि है वो हमारे कानों के लिए कष्टदायक हो जाती है। 75 डेसिबल तक की जो सायरन वगैरह होता है, 80 डेसिबल तक की हमारे कानों को कष्टदायक होने लग जाती है, दिक्कत होने लग जाती है। और अगर 150 डेसिबल से ऊपर हो गई तो ये खतरनाक होती है, और इससे पागलपन तक का भी खतरा होता है कि आदमी पागल तक हो जाएगा। ठीक बात है ना? तो ये रीट में एक बार पूछा गया था, रीट 2018 के समथिंग में एक बार ये क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए ध्यान रखनी है ये चीज़ भी। ध्वनि एक ऊर्जा है, लेकिन इसका सही संतुलन हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अनिवार्य है। तो ये आपका पूरे चैप्टर का ध्वनि था, जिसमें हमने इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल थ्योरी सब कुछ किया है। इसकी जल्दी ही हम एक नंबर सीरीज पूरे के लिए कहेंगे एक बार सिलेबस होने का बाद। तो हमारे चैनल को आप ज़्यादा से लोगों से सब्सक्राइब करें। यहाँ से आपको मैथ की पूरा सिलेबस, आपको साइंस का पूरा सिलेबस आपको मिलेगा, और उसकी प्रैक्टिस मिलेगी, और आपको जीके की जो वीडियो है वो भी आपको इससे मिलती रहेंगी, जिनसे आप अच्छे से अपने चैप्टर का रिवीजन कर सको। धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू।